नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आपकी ये हिस्ट्री की वर्कशीट है। तारीख है 22 दिसंबर 2020 और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इजी है। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपका जो सपोर्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है उसमें भी हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो उसमें से भी देख करके इसको कर सकते हो। तो चलो अब इनके क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? इसका उत्तर है वियना की संधि। ये 1815 में हुई थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक भी याद रखोगे, वो बहुत है, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। चलो प्रश्न नंबर 3, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसका उत्तर है 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। नंबर 4 है, सत्य और असत्य बताइए। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। तो बेटा ये कथन बिल्कुल सत्य है। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए एक स्वयंसेवकों की सेना तैयार की थी जो रेड कलर की शर्ट पहनती थी। इनको रेड शर्ट्स बोलते थे, ठीक है। रेड शर्ट को हिंदी में लाल कुर्ती कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स, दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स क्या है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कारण क, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो बेटा इसमें संकल्पना स भी सही है और कारण क भी सही है। और यहाँ पे जो संकल्पना तथा कारण दोनों ही सही हैं। कारण क जो है वो संकल्पना स की सही व्याख्या है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य लिखिए। काबूर को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। तो बेटा इसमें इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दी है शायद से, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी को रेखांकित करना था, क्योंकि जर्मनी में तो ऑटोमन बिस्मार्क थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो कावूर थे उनको इटली का बिस्मार्क कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इटली, जर्मनी की जगह पे क्या आएगा? इटली। कावूर को इटली का बिस्मार्क समझा जाता है। चलो आगे चलते हैं। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो बेटा इसमें से सिर्फ एक ही सही है, वो है मैटरनिक, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिन्होंने वियना संधि में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो कथन डी है कि ऑटोमन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, तो ये बिल्कुल गलत है। जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो जर्मनी का था, उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बाकी सारे जो कथन है वो इटली से जुड़े हुए हैं, ये इटली से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उत्तर हो गया इसका डी। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। तो आप ये चित्र देख सकते हो। ये जो दी गई तस्वीर है ये जर्मनी की नारी रूपक जर्मेनिया की है। जैसे हमारे यहाँ भारत माता का आप चित्र देखते हो, पहचान जाते हो ना, तिरंगा झंडा, सफ़ेद कलर की साड़ी पहने हुए भारत माता। तो ऐसे ही ये जो आप चित्र देख रहे हो ये जर्मनी का नारी रूपक जर्मेनिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो इसका उत्तर है बिस्मार्क, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह पे हमने बिस्मार्क भर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो अब ये जो आपकी वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इसको कॉपी में कीजिए, इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए, कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।